पश्चिम बंगाल में 5वें दौर की वोटिंग जारी है और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर है हिंसा से जुड़ी हुई। विधाननगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की है, यानी कि हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह विधाननगर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम दिखाइए ये तस्वीरें। तो आप यहां देख सकते हैं झड़प हुई है बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव किया तो दोनों गुटों को अलग अलग किया जा सका। मीडिया की मौजूदगी भी आप देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी अमरदेव पासवान भी मौके पर ही मौजूद हैं। अमरदेव, किस बात को लेकर यह बवाल हुआ है? देखिए, ये घटना तब घटी जब मतदान करने के लिए कुछ मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे थे। उसी समय जो आरोप जो लग रहा है, तो टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी कर्मियों ने उन मतदाताओं को मतदान करने से उसमें बाधा दे रहे थे। उसी दौरान जो बीजेपी कर्मी है वो उन लोगों का आरोप है कि टीएमसी कर्मी जो हैं वो लोग मतदाताओं को मतदान करने में बाधा दे रहे हैं। इसको लेकर जो टीएमसी और बीजेपी कर्मी जो हैं वो लगातार आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पे जो है वो पत्थरबाजी की। अभी फिलहाल पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है और इसको देखते हुए स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो है वो पुलिस की भारी संख्या में तैनाती की गई है। जो केंद्र सुरक्षा बल जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो इलाके का जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कौन सा बूथ था, कहां पर, क्या वोटिंग भी बाधित हुई है? मतदान की प्रक्रिया पर क्या कोई असर पड़ा है अमरदेव? नहीं, अभी तक तो इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया कि क्योंकि जो भी घटना हुई है वो मतदान केंद्र से बाहर हुई है। मतदान केंद्र में अभी तक किसी भी तरह की जो है प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल मतदान जिस तरीके से चल रही थी सुबह से वो अभी भी लगातार चल रही है। बाहर का जो स्थिति है वो थोड़ा सा अशांति भरा है। तो ये हाथापाई है जो विधाननगर विधानसभा क्षेत्र में हुई है तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। बाकी अभी मतदान किस गति से चल रहा है, कितना जोशो खरोश दिखाई दे रहा है लोगों के बीच, मेरे सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ हैं, नदिया में मौजूद हैं, दार्जिलिंग में वरुण सिन्हा हैं, साथ ही साथ दमदम, पहले कोलकाता के माफ कीजिएगा हवाई अड्डे को दमदम एयरपोर्ट कहा जाता था, उसी इलाके में मौजूद है मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी। लेकिन राजीव, अब 11 बजने को हैं और 11 बजे के बाद थोड़ा मतदान में जोश कम भी दिखाई देता है, लेकिन 11 बजे तक की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? क्या आंकड़ा 30-35% या उससे ऊपर जाता दिखाई दे रहा है अभी तक का? देखिए, जिस मतदान केंद्र पर मैं संदीप हूँ वहाँ तो 30% मतदान पहले ही हो गया था। इस वक्त भी भीड़ आप देखिए, लाइन लगी हुई है और यहाँ कोरोना का इंतज़ाम भी है, सबको सैनिटाइजर और मास्क और सारी चीज़ें हैं और अब थोड़ी भीड़ कम सी हुई है। संदीप, एक दूसरी बात है कि अभी आप विधाननगर में बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा वो न्यूज़ 24 परगना का इलाका तो है लेकिन उसको कोलकाता का इलाका कहा जाएगा। सॉल्ट लेक सिटी, विधाननगर, दमदम, ये सब सटे हुए इलाके हैं। वो उत्तर 24 परगना में आते हैं लेकिन वो कलकत्ता का शहरी इलाका है। तो आप सोचिए, शहरी इलाके में तनाव की, झड़प की, पत्थरबाजी की खबरें ऐसी आ रही हैं। मैं बिल्कुल देहात के इलाके में हूँ, यहाँ पर शांति की स्थिति है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, हम लोग निश्चित तौर पे जो मेन रोड है उससे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर के पोलिंग बूथ में जाते हैं। लेकिन अगर बहुत इंटीरियर के पोलिंग बूथ्स में आप जाएं तो वहाँ झड़प होने की संभावना कम सी दिखाई देती है। और जैसे ही आप इस तरह के क्षेत्रों में आते हैं
तो वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा तनाव की स्थिति और झड़प की स्थिति रहती है। शायद ऐसा है कि उन इलाकों में एक तरफा है मामला, या शायद ऐसा है कि वो लोग एक निश्चित दायरे में रहते हैं, इसलिए बहुत तनाव और बहुत उस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं हो रही हैं। मैंने पहले भी देखा है कि पहले के चरणों में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली कि जहाँ शहरी या कस्बाई इलाका है या थोड़ा बाजार वाला इलाका है, वहाँ तनाव की स्थिति है। मैं जहाँ पर हूँ और आसपास के इलाकों में शांति की स्थिति है, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की रेगुलर जो आप कहिए पेट्रोलिंग हो रही है, और इस इलाके में अभी फिलहाल तो शांति का माहौल है। ये जो अभी ऑडियो वायरल किया गया है और आरोप लगाया है बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्थो प्रतिम, जो शीतलकुची से उम्मीदवार भी हैं, उन्हें कह रही हैं कि आईजी को फंसाना है, कमांडेंट को, एसपी को, और शवों का अंतिम संस्कार ना किया जाए, उन्हें लेकर रैली निकाली जाए, एफआईआर जैसे मैं बताऊंगी वैसे करवानी है। क्या यह भी चर्चा का विषय है मतदान के दौरान इस चरण में? देखिए संदीप, इसमें थोड़ी सी बात ये देखनी होगी कि ये 10 तारीख की घटना है, तो ये बातचीत आपको मालूम है 10 को या 11 को ही होगी। तो अगर आप देखें टाइमिंग, तो जब 10 तारीख को मतदान हो रहा था तो इस वक्त हम प्रशांत किशोर के टेप के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। और प्रशांत किशोर का टेप भी इसी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने रिलीज किया था। आज हम इसकी बात कर रहे हैं इस ऑडियो टेप की, तो निश्चित तौर पे ये टेप 10 या 11 तारीख का होगा, क्योंकि घटना 10 तारीख की है, लेकिन इसको रिलीज किया जा रहा है 17 तारीख को। हाँ। क्लब हाउस की जिस ऑडियो क्लिप को रिलीज किया गया वो 2.25 मिनट का था। प्रशांत किशोर ने बात की 1.25 घंटे की। जिन लोगों ने बात की उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग की ही नहीं, जिसने रिलीज की उतना ही रिलीज किया। अब ये बात एक सीएम और एक कैंडिडेट के बीच हो रहा है। ये बात हुई 10 तारीख को, टेप रिलीज हो रहा है आज। इसकी क्या वजह है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। दर्शकों को भी मैं बताता हूं, दरअसल 5वें चरण में जो चुनाव है उसमें एक सीट का अगर सवाल पूछा कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं, बहुत ही संगीन आरोप है अगर ये सच है तो। बिल्कुल संगीन आरोप है। लाशों पर राजनीति करने के, देखिए ममता बनर्जी की आवाज है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसा उन्होंने कहा है और उनकी आवाज है या, तो ये बहुत ही संगीन आरोप है। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर ये सेलेक्टिव ऑडियो लीक मतदान के दिन क्यों हो रहा है, और ये मतदान के दिन करके फिर लॉकेट चटर्जी का बयान देखिए कि माइनॉरिटी वोट्स के लिए, वो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर 1 मिनट आप वक्त दे, यहां पर बशीर घाट दक्षिण की एक सीट है, न्यूज़ 24 आ जाता है बार बार, उत्तर 24 परगना में। वहां का अगर आप देखें संदीप, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने लड़ाया था वो वहां पे 65% माइनॉरिटी वोट्स है। एक असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को लीड मिली थी। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उसी असेंबली सीट के विधायक की डेथ हो गई 2014 के लोकसभा के बाद, और 4 महीने बाद वहां पर बाय इलेक्शन हुआ। वहां पे 56% माफ कीजिए 51% हिंदू वोट्स थे, मेजॉरिटी के वोट थे, 49% माइनॉरिटी के वोट थे, और वो बाय इलेक्शन 1,500 वोटों से बीजेपी ने जीत लिया। और वो पहला विधायक श्रमिक भट्टाचार्य पहुंचे 51% जहां पर हिंदू वोट थे, 49% माइनॉरिटी के वोट। और उसी सीट के मिली जीत के बाद बीजेपी को यह लगने लगा कि वामपंथ का वोट राम की तरफ आ रहा है, और अब वेस्ट बंगाल में इसी रणनीति से आगे बढ़ने की बात है। और ये पूरा इलाका जो 5वें चरण में मतदान है और जो 6वां इलाका है, ये गणित वोटों का इसी तरह का है। तो आप समझिए कि इस ऑडियो लीक और उस पर रिएक्शन की क्या वजह है। दूसरी बात यह है कि अगर ममता बनर्जी भी वो बात कह रही हैं तो वो क्यों कह रही हैं, क्योंकि उनको इस इलाके में वो नहीं चाहती कि उस तरीके से पोलराइजेशन हो, चीजों को दूसरी तरफ ले जाना चाहती है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। तो इसे हमें समझने की जरूरत है। और उसी इलाके ये इस चुनाव 5वें राजीव मनोज पांडे उसी इलाके में मौजूद हैं। मनोज, आपने लोगों से बात की है, सुबह से आप तैनात हैं, 6 बजे ही पहुंच गए थे, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। ये ऑडियो टेप, और ये बड़ा दिलचस्प बात बोली राजीव ने, 10 को क्लब हाउस वाली ऑडियो लीक होती है, आज इस ऑडियो की बात की जा रही है।
लोगों में क्या यह चर्चा का विषय है? जी संदीप, देखिए कि अभी जिस तरह से चर्चा हो रहा था, जो टीएमसी और बीजेपी के प्रवक्ताओं की हम बात सुन रहे थे, लगातार देखिए कहीं ना कहीं जो टेप है, जिस तरह से राजीव जी बताया कि हम लोग पिछले बार जब चुनाव में 10 तारीख को देख रहे थे तो प्रशांत किशोर के टेप की चर्चा हो रही थी। कल बताया कि ये कल टेप यहाँ पे जिस तरह से देखे अमित मालवीय जो आईटी सेल के हैं वो और लाकेट चटर्जी ने इस टेप का बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे जारी किया है और पूरे टेप को वायरल किया जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं इसका चुनाव पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़े। क्योंकि देखिए जिस तरह से उस दिन जो सीआरपीएफ की जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑडियो को लेकर टीएमसी की तरफ से भी इस पे बयान आया है कि वाकई कहीं ना कहीं इसमें छेड़खानी किया गया है। जाहिर सी बात है टेप कितना सच्चाई है और कितनी हकीकत है, लेकिन जिस तरह से इसमें तथ्यों पे यहाँ पे हो रहा लगातार कहीं ना कहीं इसका जाहिर सी बात है। देखिए हम जो सुबह से बात कर रहे थे और चुनाव में यहाँ इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ भी रहा है और जिस तरह से लोगों को एक सेंटिमेंटल ले रहे हैं। और दूसरी चीज है, देखिए जो कोरोना की बात हो रही थी, लगातार कोरोना के लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आया था कि जो बाहर के लोग हैं कहीं ना कहीं बंगाल में जब चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं कोरोना को ही बंगाल में फैला रहे हैं। चले हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जिस तरह से अभी दोपहर के करीबन यहाँ पे देखिए 11:10 हो रहा है और काफी अभी भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि बहुत भीड़ था। अभी लाइन को थोड़े से यहाँ पे जो छाया है वहां पे कर दिया गया है। हम लोगों से ही बात करते संदीप जानते हैं कि क्या ये जो टेप है इसके लिए हमारे साथ में युवा ही है। देखिए कल एक टेप जारी हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 10 तारीख के लेके उस पर चर्चा हो रहा है, जो कैंडिडेट को लेके कि जो लाश हुआ था कहीं ना कहीं उस पर राजनीति हो रहा है। क्या लगता है कि इस टेप का यहाँ पे कितना महत्व है, उस पर कहीं ना कहीं आप लोगों पे फर्क पड़ रहा है? अभी तक तो इतना परेशानी नहीं हुआ यहाँ, अभी तो शांतिपूर्वक ही वोट हो रहा है, सो बाद में नहीं पता क्या होगा। अच्छा, एक दूसरी चीजें है जिस तरह से देखिए कि लगातार जो कोरोना की बात आ रही, कहीं ना कहीं लोगों में डर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने रैलियों में साफ तौर पे कहा था कि कुछ बाहर के लोग कोरोना को लेकर बंगाल में आ रहे हैं। तो क्या कोरोना 3-4 दिन से हम लोग भी देख रहे हैं, लोगों में दहशत है, डर है, सभी लोग सुरक्षित है, तो इस बात को भी लेके डर है कि कोरोना में आज वोटिंग करनी है, क्या है इस तरह का कोई दिमाग में चल रहा है बात? नहीं, आप प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं। इधर हम लोग सुने कि क्या बोलते हैं, मास्क पहने हैं सब लोग, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, फिर ग्लव्स भी दे रहा है यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो ये कुछ परेशानी होगा। देखिए अजय संदीप, देखिए और भी लोग हैं, बोलेंगे तो समय है तो बात भी कराते हैं। दीदी क्या कहेंगे? देखिए बांग्ला में बोलिए आप, यदि बांग्ला समझते हैं तो कोई दिक्कत। दीदी এবারে যখন যেরকম রাজনীতিটা হচ্ছে, 10 তারিখে যে ঘটনাটা হয়েছিল আপনার কুচবিহারে 4 জন মারা গেছে, তাকে নিয়ে একটা অডিও ক্লিপ জারি হয়েছে, সেটা কি এবারে ভোটে কিছু এফেক্ট হবে ওই অডিও ক্লিপটা যেটা আজকে জারি হয়েছে? না, মনে হয় না যে সেটা এখানে সেরকম, এখানে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে, আশা করি সব জায়গাতেই হবে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট। देखिए कह रहा है साफ तौर संदीप की जिस तरह का ऑडियो है कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में पहले से है कि किसको वोटिंग करनी है, लोग अपना मन बना लिए हैं। और जिस तरह से कोरोना महामारी हावी हो रही है, लगातार सभी में दहशत है, डर है, उसके बाद भी लोग यहाँ पे मास्क है, सैनिटाइजर है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ इलेक्शन जो कमीशन की तरफ से बाकायदा गोले बनाए गए हैं, तो हालांकि अभी चूंकि दोपहर धूप है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को सर्किल बना दिया गया है कि आप सर्किल में। और देखिए लोग लगातार यहाँ पे बढ़ चढ़ के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और डिस्टेंसिंग जो दूरियां हैं उसे भी बरकरार रख रहे हैं। सभी के हाथों में सैनिटाइजर है, अपने अपने घरों से लेके आ रहे हैं, मास्क का प्रयोग है। लेकिन कहीं ना कहीं मत जो थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ गई है मनोज के साथ। आपको पहाड़ी इलाके में लिए चलता हूं, आपको मैदानी इलाकों की तस्वीर तो मैंने दिखा दी है, नदिया की और जो सॉल्ट लेक सिटी वाला जो इलाका है वो तो दिखा दिया। दार्जिलिंग लिए चलते हैं और एक चीज हमने देखी है वरुण, 11 बज रहे हैं, 11:30 बजे के करीब थोड़ा मतदान मैदानी इलाकों में कम हो जाता था, लेकिन जहां आप हैं वहां थोड़ा खुशनुमा मौसम होगा। तो अभी भी तादाद लोगों की जो कतारें हैं वो जस की तस हैं या भीड़ और बढ़ रही है। और खास एक महिलाओं की आज हमने कम बात की है। महिलाएं, ये हम लगातार कह रहे हैं, 4M डिसाइड करेंगे इस चुनाव को, मोदी, ममता, महिलाएं और मुसलमान। महिलाओं की कितनी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं आप दार्जिलिंग में? हालांकि मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में
मुझे लगता है कि वोटिंग का जो स्थिति रहती है वो बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि मौसम बढ़िया होता है तो इसलिए यहाँ पर आपको 11 बजे भी उतनी ही लाइन नजर आएगी जितनी सुबह 7 भी थी, बल्कि मुझे लगता है कि लाइन ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आप देखेंगे तो तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर लाइन में लगी हैं, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। और ये क्योंकि यहाँ पर धूप जो है वो अच्छी लग रही है। 11 बजे 12 बजे अगर बंगाल के दूसरे हिस्सों में आप जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि 11 बजे धूप में खड़ा होना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और शायद यही वजह है कि वोटर 11 बजे के बाद निकलना की सोचता भी नहीं है, सोचता है कि 3-4 बजे निकलेगा। लेकिन यहाँ धूप अच्छी लग रही है और इसी वजह से शायद हो सकता है कि लोग 10 बजे 11 बजे यहाँ पर निकल रहे हैं, आराम से जो है वोट डालने के लिए आ भी रहे हैं और लाइनें यहाँ पर लग भी रही हैं। महिलाओं से पूछ लेते हैं कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं। अच्छा, इस बार इलेक्शन में आप आई हैं तो क्या क्या मुद्दे, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके तहत आप वोट डालने आई हैं? वही सोचना पड़ेगा, सड़क का, जॉब का, रोजगार का और स्कूल का बहुत अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, दार्जिलिंग तो कहते भी यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी रही है, तो पिछले कुछ सालों में यहाँ डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन को लेकर, या आपको लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए? और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बार हम लोग सब चेंज चाहते हैं दार्जिलिंग में। सो होप दिस विल, वी नीड चेंज ओवर हियर इन दार्जिलिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि दार्जिलिंग में सबसे पहले होनी चाहिए? राजनीतिक दल वादे करते हैं लेकिन हो नहीं पाती, आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी लगती हैं? वो तो हमारा डिमांड है गोरखालैंड, वो तो हो नहीं पाया अभी तक। तो किसी ने वो सबने वो होप दिखा के चले गए हैं सब नेता लोग। सो होप दिस टाइम दे विल गिव। गोरखालैंड का एक मुद्दा हमेशा से रहा है। अच्छा, बताइए कि गोरखालैंड को लेकर हमेशा से शुरुआती दौर से आंदोलन भी चला है। इस बार भी जो है तमाम लोगों ने दावा किया, अमित शाह भी आए यहाँ बोल के गए। आप लोगों के लिए यहाँ जन समस्या है, क्योंकि कोई कह रहा था पानी की दिक्कत, कोई कुछ अपनी तरफ से बता रहा है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम? सबसे बड़ा समस्या है पानी का है। पानी नहीं है ना। और एजुकेशन बहुत है, एजुकेशन वाला लड़का लड़की बहुत है, उसका काम नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। 5,000 6,000 के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो बड़ी कारखाना के होने तो काम मिलते हैं थे, काम नहीं मिलते। जो नेता आते हैं वो काम ही नहीं करते, अपने मतलब गोजी बढ़ते हैं यहाँ के नेता। हाँ। लॉकडाउन में लोग बताए थे कि बहुत सारे लोग पलायन लौट के आए यहाँ पर, 30-35 हज़ार लौट के आए। बहुत लौट के आए यहाँ, बहुत लौट के आए। बेकारी समस्या बहुत है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में कई जो पार्टी आए ना उन्नति बनी, कोई नहीं है उन्नति। तो यही दिक्कतें हैं संदीप जी, रोजगार की दिक्कत यहाँ पर जो है वो मुद्दे के तौर पे लोग देख रहे हैं। इसके अलावा गोरखालैंड तो मैंने पहले भी कहा कि वो दिल में बसा हुआ है। वरुण, एक सेकंड के लिए बीच में रोकूंगा आपको। ये पहली बार हो रहा है 5वें चरण में, लोग खुलकर, देखिए दार्जिलिंग की महिलाएं खुलकर अपने मुद्दों पर बात कर रही हैं। आप थोड़ा सा विस्तार से बात कीजिए, इनसे विस्तार से बात कीजिए, मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं? जी बिल्कुल, शायद यही वजह है क्योंकि हम जब पहले बात करते थे इतने लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन अब लगातार अपनी बातें रखते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। मैम, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में जब आप लोग वोट डालने आ रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रहता है कि भाई दार्जिलिंग के अंदर ये चीज़ नहीं हो पाई या ये होना चाहिए? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हम लोग का इधर थोड़ा हॉस्पिटल का थोड़ा वो ज़रूरत है, ज़्यादा हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज अगर थोड़ा ज़्यादा होने से हम लोग बाहर जाके स्टूडेंट को बाहर स्टडी करना नहीं पड़ेगा। हमारा दार्जिलिंग में ही रह के वो फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ऐसा लगता है। अच्छा, हेल्थ की दिक्कत है आपको लगता है, एजुकेशन की आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? जी। इसके अलावा और कौन कौन सी दिक्कतें आपको लग रही हैं कि दार्जिलिंग में पहले काम ये किया जाए? क्योंकि मैं देख रहा था जब मैं रोड पे आ रहा था तो बहुत सारी रोड्स नहीं बनी हैं, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको? स्पेशली हमें तो लगता है कि यहाँ पर वर्क की कमी है लोगों की, जनता को। आई मीन दे डोंट हैव एनी, आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड जॉब्स हियर। सो मुझे लगता है कि ज़्यादातर वर्क देना चाहिए लोगों को। और जो आपने बोला रोड का कंस्ट्रक्शन या वॉल कंस्ट्रक्शन, तो आई थिंक दे शुड गिव टू द लोकल पीपल। अच्छा मैम, एजुकेशन दार्जिलिंग में कहते थे कि कहीं किसी को पढ़ना है तो दार्जिलिंग आइए, उससे बढ़िया एजुकेशन कहीं नहीं मिलती थी। आज के दौर के एजुकेशन दार्जिलिंग की कैसी बची है और क्या यहाँ पर कुछ ऐसा बचा है जिसे आप देखकर कह सकते हैं कि हम दार्जिलिंग में रह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें करते नजर आ रहे हैं कि ये चीज़ें खत्म हुई, ये चीज़ें बढ़ी हैं। आप क्या सोचते हैं? एजुकेशन तो था, अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बाहर ही जाना पड़ता है, उतना डेवलप नहीं है बाहर की तरह से। तो डेवलप तो होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन का भी है, बहुत स्कूल्स है,
ज़्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस यहाँ पर नहीं पढ़ते कोई भी स्टूडेंट, +12 होने के बाद बाहर ही जाते, तो यही है। और इसके अलावा कौन से मुद्दे हैं जिसके तहत आपके दिमाग में चल रहा है कि डेवलपमेंट ये काम होने चाहिए? काम तो बहुत सारे, लेकिन अब बोल नहीं सकते ज़्यादा। जैसे कि रोड, एजुकेशन तो है ही है, और बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकती मैं। अच्छा, गोरखालैंड का मुद्दा हमेशा से रहा है इलेक्शन में, हर पार्टी अपनी बात करती है। इस बार गोरखालैंड का बड़ा मुद्दा रहा है या फिर आपको लगता है कि वो थोड़ा डाउन हो गया है? वो मुद्दा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये अप्स डाउन होते रहते हैं। एक्चुअली दार्जिलिंग में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। A to Z, आप रोड से लेके एजुकेशन पे जाइए, हेल्थ पे जाइए। हम लोग को कुछ भी करना होता है ना, हम लोग को सिलगुड़ी जाना पड़ता है। हमारा बच्चा लोग भी यहाँ नहीं है, वो पढ़ाई करके क्लास 12 से बाहर जाते हैं, बाहर से बाहर ही सेटल होता है। दार्जिलिंग में A to Z डेवलप करने के लिए आप सभी में जाइए। अगर तो सीजन लगेगा तो ट्रैफिक जाम होगा, ना रास्ता का कोई अच्छा फैसिलिटीज़ है। बीमार होगा तो हमको सिलगुड़ी बाहर जाना पड़ेगा। एजुकेशन लीजिए, ये एजुकेशन लीजिए, मेडिकल लीजिए, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू गो आउटसाइड। यही हमारे जी। तो यही समस्या है संदीप जी, जो लगातार चलती आ रही हैं पिछले 50 सालों से। यहाँ आने के लिए रोड में ट्रैफिक जाम में लोगों को जूझना पड़ता है, और सिलीगुड़ी से यहाँ तक का रास्ता अगर रोड अच्छा हो तो मात्र 2 घंटे या 1.5 घंटे का होना चाहिए, लेकिन यही रास्ता तय करने में लोगों को 4-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं। और यही तमाम चीजें विकास की ओर इशारा करती हैं। लोग गोरखालैंड तो चाहते हैं, लेकिन साथ साथ और भी चीजें चाहते हैं। और मैं सेलिब्रेट करना चाहूंगा दार्जिलिंग की विमेन। और वरुण, आपने मतलब आपके लिए भी सुखद अनुभव रहा होगा कि 5वें दौर में एक जगह तो ऐसी मिली और वहां की महिलाएं खुलकर अपनी बात, अपने मुद्दों, अपनी चिंताओं, अपने बच्चों, रोजगार, पलायन की बातें हो रही हैं। ये असल मुद्दे हैं, ये असल मुद्दे होने चाहिए किसी भी चुनाव में, और दार्जिलिंग की महिलाओं ने बाखूबी इनका खुलकर इजहार भी किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।